नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM यूपी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब ये चर्चा बहुत तेज चलने लगी है कि महाराष्ट्र की बम्पर जीत के बाद क्या योगी के लिए कुछ रणनीति बनाई जाएगी। योगी और शाह की जो प्यार भरी बातें हैं वो दिल्ली से लखनऊ तक चर्चा का विषय बनी रहती है। और ये बात सभी राजनीतिक लोग जानते हैं कि अगर दिल्ली दरबार का बस चलता तो योगी हट जाते। तो क्या होगा महाराष्ट्र चुनाव की जीत के बाद? क्या संघ कमजोर पड़ेगा और योगी के खिलाफ अभियान क्या होगा? ऐसी तमाम राजनीतिक और बातों पर कि ट्रंप से क्यों डरते हैं मोदी, हम लोगों ने अभय दुबे जी के साथ बहुत शानदार बातचीत की। आपको सीधे लेके चलता हूं उनके पास। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, 4 PM यूपी को अपना प्यार बनाए रखिएगा। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है अभय दुबे जी आपका। आज भारतीय जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष बड़े खुश हो रहे होंगे कि कोष में बड़ा सारा माल आने वाला है। देश की सबसे बड़ी जो नगर पालिका बीएमसी जो है, सबसे अमीर 7-8 राज्यों का जितना होगा माल उतना जीडीपी उतना वहां रहता है पैसा, मतलब मुंबई चलाती है पूरी। और एक ढाई दशक के बाद भारतीय जनता पार्टी का कब्जा। अब कोई भी कितना भी कह ले कि साहब बेईमानी कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन बीजेपी के लोग तो कहते हैं भाई आप तो कहते ही रहते हो, हम तो चुनाव जीतते रहेंगे। संजय राउत जी ने कहा, पहले भी वो कहते रहे हैं और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि जिस तरह कि 3-4 दर्जन से ज्यादा लोग, 50 से ज्यादा लोग चुनाव से पहले ही उनकी पार्टी में खेमे में निर्विरोध हो गए कि गुड्डा सामने वाले ने पर्चा ही वापस ले लिया। तो ये तो कई सही बात है कि धन बल का कस के प्रयोग किया बीजेपी ने। लेकिन आपको क्या लगेगा कि महाराष्ट्र की राजनीति अब तूफान लाने वाली है? जिस तरह से शरद पवार का और जिस तरह कांग्रेस का वहां पराभव हुआ, वो चौंकाने वाली बात थी, या ये सिर्फ इसको बेईमानी हुई ये कह के खारिज किया जा सकता है, या हकीकत में कुछ देखिए वहां गड़बड़ हुआ होगा? क्या लगता देखिए है? विपक्ष विपक्ष चुनाव हारा है, तो वो भारतीय जनता पार्टी की चुनाव लड़ने की जो आक्रामक शैली होती है और उसके बाद बहुत संसाधन है, बहुत शक्तिशाली पार्टी है और वो किसी किस्म की नैतिकता और किसी किस्म की मर्यादा को नहीं मानती चुनाव जीतने के लिए। तो वो जिस तरह से चुनाव लड़ती है, उसमें विपक्ष को नाराज़गी होनी स्वाभाविक है। तो विपक्ष उसके खिलाफ बोलता है और चुनाव आयोग से भाजपा की साठगांठ है, जो कि अपने आप में एक खुला तथ्य है। ये भी एक बात सही है। ये भी विपक्ष को या हमारे आपके जैसे लोगों को वो ईंधन प्रदान करता है, जिससे हम लोग हम लोग भाजपा की आलोचना करते हैं। लेकिन इस तरह के मामलों में वैसे महाराष्ट्र के ऊपर लोकसभा चुनाव में बहुत दूर नहीं है लोकसभा चुनाव, अभी 2024 में ही लोकसभा चुनाव हुआ था। और आप देखिए, लोकसभा चुनाव में भाजपा का जो महाराष्ट्र संबंधी प्रयोग था, वो पराजित होते हुए लग रहा था। जो तोड़फोड़ की थी भाजपा ने, शिवसेना भी तोड़ दी, एनसीपी भी तोड़ दी, वो पराजित होते हुए लग रहा था। लेकिन वो अपने प्रयोग में लगे रहे और उन्होंने अब विधानसभा चुनाव भी जीत लिया और नगर निकाय चुनाव भी इन्होंने जीत लिए और एक तरह से ट्रिपल इंजन की सरकार वहां बन गई, अगर खुद भाजपा की भाषा का इस्तेमाल करें। तीन इंजन की सरकार बन गई उनकी। तो ये देखना चाहिए इन सब लोगों को कि भाई आपने भाजपा को ये इजाजत कैसे दी कि वो उनकी पार्टियों को तोड़ दे। मतलब भाजपा ने पत्ते अपने खेले और एक दूरगामी लक्ष्य के लिए उसने पत्ते खोल खेले। उसका पहला लक्ष्य ये था कि महाराष्ट्र में हिंदुत्व की नुमाइंदगी करने वाली एक ही पार्टी रह जाए। आज स्थिति यह है कि महाराष्ट्र में हिंदुत्व की नुमाइंदगी करने वाली सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है। जो एकनाथ शिंदे की पार्टी है, जो भाजपा के ऊपर पूरी तरह से निर्भर है। भाजपा जब चाहेगी तो उस पार्टी को निगल जाएगी। वो उसकी अपने प्रोग्राम के ऊपर है कि शिंदे की पार्टी बनी रहे, वरना कभी भी निगल के वो उनको खत्म कर सकती है भाजपा तक। और जो उद्धव ठाकरे की और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है राज ठाकरे की, उसकी इन सबकी औकात ही खत्म हो गई। कोई औकात नहीं रही। ना विधानसभा में कोई औकात रही, ना नगर निकायों में औकात रही। अब आप देखिए, अब आप आइए वहां से बिहार की तरफ देखिए थोड़ा, महाराष्ट्र से। बिहार में भी धीरे धीरे कोशिश करते हुए 2015 में बड़ी मुंह की भी खाई थी भाजपा ने बहुत बुरी तरह वहां पे। महागठबंधन और नीतीश कुमार ने जब दोस्ती कर ली थी, धीरे धीरे उन्होंने ऐसी स्थिति में अपने आप को पहुंचा दिया है कि अब सब बिहार राजनीति के सारे विशेषज्ञ कहते हैं कि बिहार पूरी तरह से भाजपा की शिकंजे में है। आज स्थिति क्या है बिहार में?
आज स्थिति यह है कि नीतीश कुमार को भाजपा कब हटाएगी, ये प्रोग्राम भाजपा खुद तय करेगी। मतलब नीतीश कुमार को कौन सा पैकेज देगी भाजपा, नीतीश कुमार के बेटे को कौन सा पैकेज देगी, ये भाजपा अपनी शर्तों पर तय करेगी और एक दिन उनको पैकेज थमाएगी। हम और आप देखते रहेंगे और वो अपना मुख्यमंत्री भी वहां बनाएगी। वही तय करेगी ये कब कैसे क्या करना है, और न कोई नहीं रोक पाए, क्योंकि जो जनता दल यूनाइटेड है उसके भीतर भाजपा की शक्तियां सक्रिय हैं। ऐसा नहीं जनता दल यूनाइटेड, भाजपा अगर चाहे जनता दल यूनाइटेड को तोड़ना तो एक दिन में तोड़ सकती है। भाजपा के पास खुद इतने विधायक हैं कि जनता दल यूनाइटेड को तोड़ के वो अकेले अब सरकार बना सकती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रही है क्योंकि अभी उसके प्रोग्राम में वो नहीं आ रहा है। अभी उसकी व्यापक रणनीति में वो बात उसे माकूल नहीं लग रही है जमीन अपने लिए, तो वो उस वक्त करेगी। तो भाजपा जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं, ऐसे जनता दल यूनाइटेड एक क्षेत्रीय शक्ति है, उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा एक क्षेत्रीय शक्ति है, रामविलास पासवान की जो लोक जनशक्ति पार्टी थी वो एक क्षेत्रीय शक्ति है। भाजपा लोक जनशक्ति पार्टी को भी तोड़ चुकी है। इस वक्त राष्ट्रीय लोक मोर्चा टूटने के कगार पर पहुंच गया है। भाई उपेंद्र कुशवाहा ने अपने लड़के को बनवा दिया मंत्री, जो कि एमएलए भी नहीं था। अब उसका परिणाम भाजपा ने उस वक्त उनकी बात मान ली, लेकिन आप सोचिए उसका नतीजा क्या नतीजा निकला कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जो विधायक थे वो भाजपा में जाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। अब महागठबंधन की हालत यह है कि महागठबंधन पूरी तरीके से बिखरा हुआ है। कांग्रेस के जो 6 विधायक हैं वो जनता दल यूनाइटेड में जाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। कल इंडियन एक्सप्रेस में पूरी विस्तार से ये खबर प्रकाशित हुई है, एक एक चीज। यानी कांग्रेस बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं, उनको नीतीश कुमार को हां करने की देर है और कांग्रेस विधायक दल का वजूद समाप्त हो जाएगा बिहार में। और राष्ट्रीय लोक मोर्चा अपनी गलती करके उपेंद्र कुशवाहा वहां उस स्थिति में पहुंच गए हैं। और जो लोक जनशक्ति पार्टी है उसको ब्रेक करके पहले भाजपा ने पशुपत पारस को उठाया और इसको चिराग पासवान को गिराया। अब पशुपत पारस को बिल्कुल गायब कर दिया सीन से और चिराग पासवान को चमका दिया। ये सारे के सारे लोग बीजेपी के हाथ के प्यादे हैं। भाजपा चाहती है तब प्यादा फर्जी बनता है, वरना प्यादा फर्जी नहीं बनता। तो ये जो रणनीतिक कुशलता है भारतीय जनता पार्टी की, इस पे भी हम लोगों को गौर करना होगा। भाई एक राष्ट्रीय पार्टी है, ताकतवर है, शक्तिशाली है, मर्यादाओं को नहीं मानती, नैतिकताओं को नहीं मानती, ये सब आलोचनाएं सही है, मैं मानता हूं इस बात को। झूठ बोलती है, मैं ये भी मानता हूं। मैं ये भी मानता हूं कि वो झूठा नैरेटिव चलाती है, गुलाबी तस्वीर दिखा रही है लोगों को। मैं ये भी मानता हूं संस्थाओं पर कब्जा कर लिया। राहुल गांधी ने जितनी आलोचनाएं भाजपा की है, मैं उन सबसे सहमत हूं। लेकिन ये लोग क्यों नहीं देखते कि जो दूसरी राजनीतिक दल हैं वो भाजपा के मोहरे क्यों बन जाते हैं? किसने रोका है उन्हें अड़ के खड़े होने के लिए? भाई ये पार्टियां तो बिरादरी की पार्टियां हैं। आप सोचिए, कुशवाहों की पार्टी है, कोई कुर्मियों की पार्टी है, कोई मल्लाहों की पार्टी है, कोई राजभरों की पार्टी है। ये सब तो बिरादरियों की पार्टियां हैं। ये तो अपनी बिरादरी के नेता के साथ रहती हैं पार्टियां। ठीक बात है। लेती है अपने 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 आगोश में ले लेती है उनको, और फिर धीरे धीरे करके उनको चूस चूस के खोखला कर देती है। और ये सब जानते हैं कि हमें चूसा जा रहा है। एक और खास बात है, इसमें कोई इतना मूर्ख नहीं है कि न जानता होगा उसको चूसा जा रहा है। ये सब जानते हैं उनको खोखला किया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो भाजपा के साथ जुड़े रहते हैं सत्ता के टुकड़ों की लालच में। और भारतीय जनता पार्टी निरंतर इन लोगों का रक्त पीकर अपने आप को मजबूत बनाती जाती है। इनकी मज्जा जो है ना वो भाजपा में चली जाती है, भाजपा की हड्डियां मजबूत हो जाती हैं, इन लोगों की हड्डियां जो हैं वो भुरभुरी हो जाती हैं। ये स्थिति है। पूरा महाराष्ट्र में ये होता हुआ दिखता है और बिहार में ये होता हुआ दिखता है। ये दोनों बहुत बड़ी मिसालें हैं जिनको सबको देखना चाहिए और समझना चाहिए। ठीक बात है। और मैं एक दूसरी चीज कहूंगा, थोड़ी व्यक्तिगत है, मुझे पता नहीं कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक चीज को मैंने बड़ा गौर किया।
मेरी माताजी का निधन हुआ, तो विपक्ष के बहुत सारे नेताओं ने मुझे सांत्वना दी, परिवार के हौसला बढ़ाने की दी। राहुल गांधी जी ने तो बड़ा मार्मिक सा पत्र लिखा मुझे और मेरे घर पे भी भेजा, मेल भी किया। चलो मैंने मान लिया कि विपक्ष की मैं बातें कहता हूँ, पत्रकार को विपक्ष की आवाज़ बनना भी चाहिए, तो विपक्ष के लोगों ने कहा। लेकिन अभय जी मैं हैरान हूँ, सबसे ज़्यादा सांत्वना वाले फ़ोन भारतीय जनता पार्टी से आए। वो छोटे-मोटे लोग नहीं थे, राष्ट्रीय स्तर के नेता, केंद्र के मंत्री, एक राज्य का मुख्यमंत्री, जिनको मैं जानता ही नहीं था, कभी मेरी उनसे बात नहीं हुई। उत्तर प्रदेश के कई मिनिस्टर। मैं हैरान था कि बीजेपी के इतने नेताओं ने, विधायकों ने, इतने नेताओं ने मुझे कल फ़ोन करके दुःख की घड़ी में साथ होने की बात की। तो मैं ये सोच रहा था कि जैसे पिछले दिनों मुझे संघ में नागपुर में आने का एक न्योता दिया गया, मैंने मना किया, मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन मैंने अभय जी मैं बहुत सोचता रहा कल रात को बैठ के, कितना बारीक सा नेटवर्क तैयार की थी बीजेपी और आरएसएस कि एक आदमी है जिसका चैनल 2 साल से देश में नंबर 1 आ रहा है, तो अब उसको बात करने का एक माध्यम मिला। चलो दुःख की घड़ी में हर इंसान हर एक से सांत्वना देता है, बात करता है, लेकिन जिनसे मुलाकात भी नहीं, जान-पहचान भी नहीं, ऐसे मिनिस्टर, ऐसे मुख्यमंत्री और कह रहे हैं कि दुःख घड़ी में हम आपके साथ खड़े हैं। संघ के कुछ बड़े लोग कह रहे हैं। ये क्या नेटवर्क होता है कि ऐसे कोई भी आदमी को लगेगा कि यार देखो कैसे लोग हैं, मेरे सिम्पैथी में इतना है। ये और परंपरा दूसरी मैंने देखी, लोगों के घरों में जाने की परंपरा। तो ये क्या अपोजिशन की जो आवाज़ बनते हैं, उन लोगों तक पहुँचने की तरकीबें ढूँढते हैं, नेटवर्क होता है क्या ये संघ का, ये बीजेपी का ये नहीं, नहीं, खेल क्या? वो उनका देखिए। हाँ, मैं आपके मंच पर और दूसरे मंचों पर मैंने किताब भी लिखी है। मैं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही कठोर आलोचना करता हूँ। सब लोग इस बात को जानते हैं। इस तो वो जैसे कि स्थानीय तौर पर यहाँ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो कार्यक्रम होते हैं दिल्ली में बड़े-बड़े, उनका हमेशा मेरे पास फ़ोन आता है कि आइए आप उसमें बैठिए, थोड़ा समय हमारे साथ गुज़ारिए। मैं नहीं जाता, वो एक अलग बात है, लेकिन वो लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते रहते हैं। वो ऐसा नहीं है उनका कि वो कोई उन्होंने शत्रुतापूर्ण रवैया बना रखा हो। अच्छा, दूसरे वो ये भी जानते हैं वो लोग कि मैं बहुत कठोर आलोचनाएँ करता हूँ, इसलिए वो नाराज़गी भी व्यक्त करते हैं, ऐसी बात नहीं। मुझसे नाराज़गी भी बहुत व्यक्त करते हैं, मुझको नुकसान पहुँचाने की भी छोटी-मोटी कोशिशें हुई हैं, ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा, लेकिन प्रयास तो हुए ही हैं। तो ये सब भी चलता रहता है, दोनों तरफ से बातें हैं। मैं हैरान था कि संघ के राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी के पीएस का फ़ोन आया कि 18 तारीख को फलाने साहब लखनऊ आना चाह रहे हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं। मैंने क्षमा माँगा कि मेरी माँ का कार्यक्रम है, वो मैं ऋषिकेश में रहूँगा, लेकिन मैं नेटवर्क को देखकर हैरान हुँ, था। तो मुझे लगा कि इस तरह लोगों को प्रभावित करने की रणनीति होती है। दूसरा हुँ। मैं ये जानना चाहूँगा कि महाराष्ट्र में ओवैसी की पार्टी ने भी काम भर का नुकसान पहुँचाया है। क्या लग रहा है कि ये रणनीति बीजेपी की, लोग कहते हैं, मैं प्रमाण के तौर पे तो नहीं कहूँगा, लेकिन सामान्य धारणा है कि ओवैसी की रणनीति बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाने की रही है हमेशा और महाराष्ट्र में फ़ायदा पहुँचा भी है। तो ये क्या ओवैसी नेटवर्क क्या और भी जगह अब ये काम करेगा, देखिए, काम मैं आएगा? इसको इस तरह से देखता हूँ, जैसे आपको याद होगा कि कांशी राम जी ने जब अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी, तो उनके ऊपर भी इसी तरह के आरोप लगते थे, जो ओवैसी के ऊपर लगते हैं। कांशीराम जी भी किसी को हराने के लिए खड़े हैं, किसी को गिराने के लिए खड़े हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनकी चलता है। आरएसएस वाले उनको सीआईए के एजेंट भी कहते थे। आज कांशीराम जी की मूर्ति पे वो लोग सब माला-वाला चढ़ाने जाते हैं, लेकिन एक ज़माने में आरएसएस कांशीराम को सीआईए एजेंट भी कहता था। तो वो कांशीराम पे भी इस तरह के आरोप लगते थे। अब ओवैसी, मेरा मानना है कि वो देश के मुसलमानों को ये समझाने में लगे हैं कि दूसरी पार्टियाँ उनके वोट बाय प्रॉक्सी हासिल कर लेती हैं। और उनको सत्ता में उसके हिसाब से जितने वो वोट देते हैं, उसके हिसाब से उन्हें हिस्सेदारी नहीं मिलती। उनको नुमाइंदगी नहीं मिलती विधायिकाओं में, लेजिस्लेचर में उनको नुमाइंदगी नहीं मिलती। ये वो समझाने में लगे हुए हैं। अच्छा, इससे देश में कुछ पॉकेट्स बन गई हैं उनकी। जैसे एक सीमांचल पॉकेट बन गया है उनका बिहार में। वो पॉकेट उन जो पिताजी ने उनके बनाया था पुराना हैदराबाद, वो पहले से ही है उनके पास वो पॉकेट। तो जहाँ-जहाँ पे इस तरह देश में मुझे अभी ओवैसी की सफलता इतनी लगती है कि वो देश में जगह-जगह उनके पॉकेट जो है ना वो बन रहे हैं धीरे-धीरे करके। इस चक्कर में वो धीरे-धीरे करके ये ज़रूर लोगों को बता देंगे कि अगर विपक्ष की एकता होती है बहुत बड़ी, तो मुझे भी उस एकता में शामिल किया जाना चाहिए। और जिस दिन विपक्ष की एकता में, भाजपा विरोधी एकता में ओवैसी को शामिल कर लिया गया, उस दिन वो राष्ट्रीय नेता बन जाएँगे व्यावहारिक रूप से।
अभी तो उनके अंदर राष्ट्रीय नेता बनने की संभावनाएं हैं, हम्म। लेकिन जिस दिन विपक्ष की जमावड़े में वो आ गए, उस दिन राष्ट्रीय नेता वास्तव में बन जाएंगे। अच्छा, महाराष्ट्र के नतीजों में जो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साथ आए थे, क्या अब ये जादू टूटेगा या फिर ये जादू कायम तो कभी रहेगा? था ही नहीं भाई, ये जादू तो कभी था ही नहीं। देखिए, आपको जब महत्व मिलता है समाज में, राजनीतिक समाज में महत्व मिलता है, आपको लोग वोट देते हैं, आपको आपको समर्थन आधार बनता है, मेहनत करके उसको बचा के रखा जाता है। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, आज भी मुख्यमंत्री क्यों नहीं है? उन्होंने अपनी सत्ता की रक्षा क्यों नहीं की? जिस तरह बीजेपी ने उनके पैरों से उनके नीचे से कुर्सी खींच ली, और एकनाथ शिंदे के जरिए उन बीजेपी ने एकनाथ शिंदे वाली बगावत करवा दी उनके खिलाफ, उन्होंने क्यों नहीं अपनी रक्षा कर पाई? अगर आप अपनी संपत्ति की, अपनी सत्ता की रक्षा नहीं करेंगे, तो आपका वो हालत होगा जो उद्धव ठाकरे की आज हालत है। ऐसी बात भी नहीं कि बहुत बुरी सरकार चला रहे थे उनको। मुझे याद है, यशवंत देशमुख के सी वोटर ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों का एक सर्वे किया था कि किसकी लोकप्रियता क्या है। उसमें देश के जो सब ऊपर के अच्छे मुख्यमंत्रियों का नाम आया था, उसमें उद्धव ठाकरे का भी नाम था। लेकिन उद्धव ठाकरे ने तो अपने आप राज ठाकरे ने अपने आप को बर्बाद कर लिया पूरी तरीके से। जो जादू बाल ठाकरे के पास था, वो जादू तो कब का समाप्त हो चुका है। अब ये भारतीय हिंदुत्व की राजनीति को महाराष्ट्र में सबसे बड़ी नुमाइंदगी भारतीय जनता पार्टी करती है। ये लोग एक बहुत छोटी ताकत बन के रह गए हैं। हो सकता है किसी चुनाव में थोड़ा बहुत फिर से उछाल मिल जाए, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है इनका। हाँ, ये बात तो ठीक है कि एक करेंगे कि कुछ ना कुछ ऐसी बातें होंगी, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो एक विवाद का विषय बने। लेकिन एक बड़ी खबर और एक बीच में आई है कि मैं आपको 2024 का एक बयान याद दिलाऊं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि ईरान में चाबहार पोर्ट का एग्रीमेंट मेरा बहुत बड़ा काम है, जो सेंट्रल एशिया से जुड़ा इकोनॉमी का मेरा बहुत बड़ा काम हुआ है। ये नरेंद्र मोदी जी ने 16 मई 2024 को कहा था कि ईरान में, मेरे ख्याल से 1,500 करोड़ से ज्यादा रुपए भी वहां इन्वेस्ट कर दिया था भारत सरकार ने। मैं पुष्ट नहीं हूं, लेकिन मेरे सूत्र बताते हैं। अब खबर यह है कि अमेरिका ने 120 मिलियन $120 मिलियन का निवेश किया था उसमें। निवेश किया था। अब अमेरिका ने कहा कि भैया ये पोर्ट छोड़ दो, और हमारी सरकार सुना है कि पोर्ट छोड़ने को तैयार हो गई, काम बंद करने को तैयार हो गई। क्या ये अमेरिका पर्दे के पीछे से कुछ ऐसे काम कर रहा है? कौन सी चाबी है, कौन सी ब्लैकमेलिंग है जो अमेरिका कर रहा है? और मोदी जी क्यों ब्लैकमेल हो रहे हैं? एक जगह हम लोगों ने हजारों करोड़ का काम किया और वहां छोड़ के चले जा रहे हैं हम, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, मुझे क्या लगता है कि इन चीजों के सबूत तो होते नहीं है, लेकिन मेरा विश्लेषण है कि डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी को एक एजेंडा दिया है। उस एजेंडे में कई चीजें बड़ी-बड़ी हैं, कई चीजें छोटी-छोटी हैं। मोदी जी उस एजेंडे के मुताबिक चल रहे हैं, और जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप को लगेगा कि उस एजेंडे की मोदी जी ने एक हद तक पूर्ति कर दी है, उस दिन शायद वो टैरिफ भी हटा लें। अब देखिए, मोदी जी ने कपास का क्षेत्र जो है वो खोल दिया विदेशी पूंजी के लिए। बहुत कम चर्चा होती है इसके बारे में। मैंने इसके बारे में चर्चा की है एक विशेषज्ञ से। आप जानते हैं हरवीर सिंह जी जो हैं, कि किस तरह कपास का क्षेत्र जो है पूरी तरह वो कृषि क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मोदी जी कहते हैं, हमें कृषि क्षेत्र में भारत के किसानों मजदूरों को धोखा नहीं दूंगा, भाषण में कह चुके हैं ना वो। मैं किसी दबाव में नहीं आऊंगा, मैं ये क्षेत्र नहीं खोलूंगा। लेकिन कपास कृषि क्षेत्र का ही हिस्सा है, और नकदी फसलें वहां पर, कैश क्रॉप्स होती हैं वहां पर। मोदी जी ने उस क्षेत्र को खोल दिया। उसकी एक कहानी है, वो कहानी लोगों के सामने नहीं आई अभी तक। अब जो दूसरी मुझे ये घटना दिखाई पड़ रही है, चाबार पोर्ट की सॉरी, ये घटना दिखाई पड़ रही है, क्योंकि इसमें अगर इसके ऊपर भारत ने अपना नियंत्रण छोड़ दिया है और अपना निवेश डूब जाने दिया है $120 मिलियन का, तो बहुत मुझे ताज्जुब है इसमें। ये बहुत बड़ा नुकसान है भारत के लिए। और ये अगर ऐसा हुआ है वास्तव में,
क्यों कांग्रेस पार्टी तो स्पष्ट रूप से कह रही है कि ऐसा हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने लंबी लंबी पोस्ट की हैं, उसमें हर चीज का ब्यौरा है उसके अंदर। वो आप पोस्ट देखें तो आप सब चीज सारा ब्यौरा उसके अंदर दिखाई पड़ेगा, एक्स पर उनकी पोस्ट है। और कल तक और भी ज्यादा बात स्पष्ट हो जाएगी कि ये किस हद तक ये काम हुआ है। सरकार को भी इसके ऊपर कुछ कहना ही पड़ेगा कि छोटी मोटी बात तो है नहीं कोई ये, कि सरकार इसको छुपा नहीं सकती है। अब किस रूप में सरकार की सफाई आती है, ये सब बातें देखनी पड़ेंगी। अच्छा, ये जो राजनीतिक माहौल तैयार हो रहा है, जो मोदी जी की ताकत है, इस महाराष्ट्र के नतीजे के बाद संघ कमजोर होगा, मोदी फिर ताकतवर होंगे, क्या लगता है आपको? संघ के और मोदी के रिश्तों में अगर इसको परिभाषित करें तो क्या होगा? भाई इस समय तो या तो संघ और मोदी के बीच में बहुत अच्छी एक समझदारी बन गई है, एकता बन गई है, या संघ ने मान लिया है कि अभी इसी बंदे से हमें काम चलाना पड़ेगा, हमारे पास इसका विकल्प है नहीं, इसलिए बेकार में इससे झगड़े झंझट में क्यों पड़ा जाए। संघ मोदी जी को एसआईआर करते हुए भी देख रहा है। संघ ये भी देख रहा है कि ये एक ऐसा मॉडल है एसआईआर का, इसके जरिए ये बहुमत जो है, बहुमत की जुगाड़ कर लेगा बंदा आगे। राज्यों को जीत रहा है, एक के बाद राज्य जीतता जा रहा है। झारखंड को छोड़ के तो सारे चुनाव जीत लिए, और जो जीत लिया और इसी तरह जीतता चला। जो आदमी इस तरह लगातार जीतता जाएगा उसको कौन कोई हटाएगा? अब किस स्तर के आधार पर संघ हटाएगा मोदी को? ठीक है, बहुमत खो दिया उन्होंने और गठजोड़ सरकार बन गई, लेकिन गठजोड़ सरकार भी उसी तरह चला रहे हैं जैसे भाजपा की बहुमत की सरकार हो। ठीक बात है। अच्छा, ये और सारे उनके जो गठजोड़ पार्टनर हैं वो भाजपा की भाषा बोलते हैं, उनके पास अपनी कोई भाषा ही नहीं है। आप देखिए ना, तेलुगु देशम के पास अपनी कोई भाषा नहीं है, जनता दल यूनाइटेड के पास अपनी कोई भाषा नहीं है। जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, मांझी की, कुशवाहा की, पासवान की, ये सब एक नाथ शिंदे की, छोटी छोटी तमाम पार्टी, इनके पास अपनी कोई लैंग्वेज नहीं है, इनकी कोई राजनीति है ही नहीं इनके पास अपना। ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के उपांग लगते हैं। अच्छा, मुझे बताइए अभय जी कि ये जो ताकत बढ़ रही है, तो मुरली मनोहर जोशी को और लाल कृष्ण आडवाणी को कैसा लगता होगा? उनको लगता होगा कि हमें तो 75 साल के उसमें टिकट कटा दिया, हम यहाँ बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ करते रहते हैं दिन भर, बंदा मौज कर रहा है, मोर को दाना भी खिला रहा है और मौज भी कर रहा है, उम्र कोई फर्क नहीं पड़ रहा उनको या बाकी होती लोगों को रहती है, देखिए उधर से छीटाकशी होती रहती है। मुरली मनोहर जोशी एक तरह से 2 आक्रमण कर चुके हैं मोदी सरकार के ऊपर। एक आक्रमण उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मीटिंग में किया था, जब उन्होंने स्लाइडें दिखा के ही बताया था कि ये जो तमाम पैसे वैसे बांट रहे हैं, लाभार्थी आभार्थी बना रहे हैं, इसे बिल्कुल बेकार है, और इनका जीडीपी जो दिखाया है, ये जीडीपी भी कोई दम नहीं है, खोखला जीडीपी है। ये सब मुरली मनोहर जोशी बोल चुके हैं। तो वो सब आंकड़ा, जितना आक्रमण हो सकता है उतना वो आक्रमण कर रहे हैं। लेकिन देखिए भाजपा की विशेषता ये है कि वहां जो इस तरह के आक्रमण वगैरह होते हैं वो भाजपा के अंदर महत्व प्राप्त करने के लिए होते हैं, भाजपा को तोड़ के बाहर निकल जाने के लिए नहीं होते हैं। तो ये तो माना इसके जाए लिए कि जब तक मोदी जी का शरीर साथ दे रहा है, तब तक मोदी जी निर्बाध रूप से रहेंगे, या पार्टी के अंदर भी कोई होगा? और फिर देखिए, आपको याद होगा तो मोदी जी इसी प्रकार बिल्कुल बिल्कुल बुलंद हालत में थे 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले, लेकिन जैसे ही इंडिया गठबंधन बना, मोदी जी ने सारा संतुलन खो दिया, भाजपा बुरी तरह हिल गई। आज चूंकि कोई विपक्षी एकता नहीं है, इसलिए ये इतने ज्यादा मजबूत दिख रहे हैं। आज अब पूरी विपक्षी एकता बन जाए, इंडिया गठबंधन अगर फिर से बन जाए और फिर से सक्रिय हो जाए, तो आप देखेंगे इन लोगों का संतुलन फिर खो क्योंकि डरते हैं जैसे ही विपक्ष एक होगा हम चुनाव हार जाएंगे या हारने के कगार पर पहुंच जाएंगे हम। विपक्ष की एकता कोई किसी कीमत पर ये बनने नहीं देना चाहते। इनका बस चले तो विपक्ष की एकता बनने ही नहीं देना कभी। इसीलिए तो 2024 से पहले जो विपक्ष की एकता बन गई थी इंडिया गठबंधन में, उससे मोदी कितने चिढ़ गए थे, उल जलूल बातें करने लगे थे, उनके भाषणों में कोई दम नहीं रह गई थी, लोग हंसते थे उनके ऊपर। भाई उस वक्त ये हालत थी इनकी। जो आदमी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करते समय कितना मजबूत लग रहा था, जो जब छत्तीसगढ़ का, राजस्थान का और मध्य प्रदेश का चुनाव जीतते वक्त कितना मजबूत लग रहा था, वो आदमी इंडिया गठबंधन बन जाने से कैसी उल जलूल बातें करने लगा था कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हम लोग भी उनका बड़ा मजाक उड़ाया करते थे, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी उनका मजाक उड़ाया, उनकी अपनी जमात में उनका मजाक उड़ रहा था। ये स्थिति थी, क्योंकि इनको बहुत बड़ा डर है कि विपक्ष एकजुट हो गया तो ये सत्ता से बाहर हो जाएंगे। इनके वोट तो कुल मिला के
सारा प्रपंच रचा है, वोट तो उनके 35 से 37% हैं, उससे ज्यादा नहीं हो पा रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं हो पा रहे, सब कुछ करने के बावजूद। यानी देश के 65% एक तरफ और 35% एक तरफ, तब भी 35% की सत्ता लेकिन है। वो 65% बिखरे हुए हैं, जिनके वोट एक बिखरे हुए हैं, बिखरे हुए, ठीक बात है। इसीलिए वो इंडिया गठबंधन के डरते हैं, और अफसोस ये है कि इंडिया गठबंधन मजबूत हो नहीं पा रहा, ताकत हो है नहीं ही नहीं पा रही। इंडिया बहुत गठबंधन जमीन पे, है ही हाँ, वो नहीं, है नहीं, टूट है ही गई। नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभय जी, आपने मुझसे इतनी बातचीत की, धन्यवाद आपका। ये थे अभय दुबे जी, पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।